जो 2014 के बाद बड़ा बदलाव आया, वो ये बदलाव आया कि एक फासीवादी सरकार, एक फैशिस्टिक सरकार, एक ऐसी सरकार जैसे हिटलर छूट लग के आया था और उसने ऑपोजिशन को खत्म कर दिया था। ऑपोजिशन क्या, आपने स्वार्थ की पार्टियों को भी खत्म कर दिया था, जो हमें हिंदुस्तान में भी होता दिखाई दिया। ये हमें बहुत मुल्कों में दिखाई, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, जहां से हमें सबक लेना चाहिए और सबसे ज्यादा सबक लेना चाहिए अपने पड़ोसी पाकिस्तान। अब हमें वो चीजें 2014 के बाद से अपने मुल्क में दिखाई दे रही हैं, और जिन्हें नहीं दिखाई दे रही हैं वो या तो भक्ति में अंधे और या खुद वो फैशिस्ट। इन दोनों में मैं फर्क करता हूँ कि वो लोग जो खुद फैशिस्ट, जो ये समझते, चाहते और उम्मीद करते हैं और उसके लिए काम करते हैं कि मुल्क फासीवाद की तरफ बढ़ जाए, यहाँ डंडे का राज हो, यहाँ अल्पसंख्यकों को कत्लेआम किया जाए, यहाँ पर किसी को बोलने की आज़ादी ना हो, यहाँ पर मीडिया को ख़त्म कर दिया जाए, ऐसे लोग भी, वो भी डेमोक्रेसी में ही पनपते हैं। और ये पूरी की पूरी साजिश ऊपर से ही रची गई। मेरे वोट की कीमत कम करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारी कंपनीज उस तरफ ले जा रही हैं डेमोक्रेसी को, जहां मेरा वोट 5 किलो अनाज इसलिए दिया जा रहा है कि मेरा वोट इरेलेवेंट, मुझे नौकरी इसलिए नहीं दी जा रही है इस मुल्क के अंदर नौजवान को जो उसका वोट इरेलेवेंट, तो गरीबी भुखमरी इसलिए बढ़ाई जा रही है। और ये कंपनी जाहिर है जहन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, सोच के ऊपर अटैक करने के लिए बनी हुई कंपनीज हैं। ये बहुत खतरनाक है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको देश विदेश में होने वाली खबरों पर चर्चा के लिए कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं, और ये मिलाने का मकसद ये होता है कि आप बराह रास्त ये जाने कि आखिर तजर्बेकार लोग और समझदार लोग किस तरह से मुल्क के हालात पर गौर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया में अब उनके जरिए कहीं सामने नहीं आता। ऐसे आर्टिकल्स नहीं छपते, ऐसे इंटरव्यूज नहीं आते, ऐसी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज नहीं आती जिससे आप हकीकत समझ सकें। इस वक्त सबसे बड़ी खबर मुल्क की राहुल गांधी के लोकसभा से डिस्क्वालिफिकेशन की है, और उसके नतीजे में अगर उन्हें स्टे ना मिले हायर कोर्ट में तो 8 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस किस्म की खबरें आ रही हैं। क्या कुछ है मोदी जी के दिल में? मैं एक प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस एक यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो उसमें उनके लोग ऐसे कह रहे हैं कि अरे साहब, मोदी के तो खिलाफ बोलने वाला, बीजेपी की कैंपेन में मदद करने वाला लोकसभा से बाहर हो गया। उस तरह से काउंटर नैरेटिव भी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में इमरान खान जो इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर हैं, उनके खिलाफ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हमने कुछ महीने पहले, बल्कि फरवरी में ही एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि इजरायली फर्म ने 30 मुल्कों के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है। तो क्या हमें यह समझने की जरूरत है? मैं इस पर बात करूंगा गौहर रजा साहब से। गौहर रजा साहब बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं, उर्दू शायर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्में कई बनाई हैं जिसमें जंग आजादी, इनकलाब और गुजरात के जो 2002 में जो कत्लेआम हुआ था उसमें काबिल जिक्र है आपकी डॉक्यूमेंट्रीज। गौहर रजा साहब बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट होने के साथ साथ उर्दू शायर भी हैं, और बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट और थिंकर के तौर पर अपनी बात रखते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में रखते हैं। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि पहले हम राहुल गांधी की बात करते हैं कि यहाँ आखिर क्या कुछ मकसद है, क्या कुछ करना है। इस साल 9 रियासतों में इलेक्शन होने हैं और अगले साल बाकायदा लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। क्या कुछ है? राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? काज़मी साहब, पहले तो थोड़ी-सी हम डेमोक्रेसी की बैकग्राउंड देख लें कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है।
डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि आज़ादी से अवाम जो हैं वो अपनी राय ज़ाहिर करके किसी एक पार्टी को चुन सकें कि वो सत्ता चलाए। लेकिन जब हमारी पार्टीज़ और हमारी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं, तब फिर वो हर हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, इलेक्शन जीतने के लिए, और ये मकसद भी होता है उनका। इसमें 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अवाम के पास जाएँ, एक एजेंडा रखें, आप उनसे वादे करें कि हम किस तरह से सरकार चलाएँगे, हम क्या करेंगे मुल्क के लिए, देश के लिए, अवाम के लिए, किसी एक सेक्शन के लिए, समाज के क्या करेंगे। या तो ये तरीका है, जो जिसको हम डेमोक्रेटिक तरीका कहते हैं। दूसरा तरीका जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, जो हम रोज़ होते हुए देखते हैं। यानी हम लठ लेके खड़े हो जाएँ, हम तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे, क्योंकि तुम हमारे खिलाफ वोट डालोगे। हम कोशिश करें कि खरीद लें, गरीबी बढ़ा करके मुल्क में खरीद लें लोगों को, ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका है कि हम ऐसी अफ़वाहें फैलाएँ अपने कैंडिडेट ऑपोज़िशन वाले के खिलाफ, जिससे कि लोग भड़क जाएँ, या फिर हम पुलवामा कर दें। हुँ। यानी एक ऐसा इमोशनल तरीका अपनाएँ जिसमें लोग बह जाएँ कुछ वक़्त के लिए। ये सारे तरीके हमें दिखाई देते हैं। तो जैसा मैंने कहा, एक तरफ है डेमोक्रेटिक तरीके और दूसरी तरफ हैं वो तरीके जिनको हम करप्शन या अनडेमोक्रेटिक तरीका कहेंगे। ये जो पार्टीज़ हैं दुनिया भर में, आप किसी भी इलेक्शन में देख लें, इनमें से हर तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। कोई डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, वो इसके ऊपर मुनहसर होता है कि कितने ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके अपनाए जा रहे हैं और कितना ज़्यादा करप्शन किया जा रहा है। वो कमज़ोर करता है अवाम की राय ना पहुँचने पाए और सही राय की बेसिस के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर गवर्नमेंट ना चुनी जाए। तो हमारे मुल्क में जो हम होते हुए देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि एक पार्टी थी आज़ादी के बाद जो कांग्रेस थी, जिसको ज़्यादातर जनता अवाम मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आज़ादी में सबसे बड़ा रोल इस अहम रोल अदा किया था, इस वजह से उनके साथ थे। ये पार्टी इस हद तक डेमोक्रेटिक थी कि अपने ऑपोज़िशन के लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की, शुरुआत, जिसमें सबसे बड़े 2 नाम हमारे सामने जो आते हैं, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, जो कांग्रेस में नहीं थे, दूसरी तरफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये कंसेंसस कि ऑपोजिशन जो है, उसको भी हमें मुल्क चलाने के लिए साथ लेकर के चलना है। ये डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने वाला एक कदम होता है। हम ये देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, ये तरीका कि हमको पूरे मुल्क को साथ, हम जीत गए, ज़ाहिर है कि हमने सरकार बना ली और सरकार बनाने के बाद हम मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। वो खिदमत का ही नाम होता है, चाहे आप मुल्क के खिलाफ ही क्यों ना बात कर रहे हो, चाहे उसकी जड़ें ही क्यों ना खोद रहे हैं। उसके बावजूद जब आप ऑपोज़िशन को साथ लेकर के चलते हैं, तो डेमोक्रेसी मजबूत होती है। यानी ऑपोज़िशन के रोल को आप नकारते नहीं। अब हमें जो दिखाई दे रहा है, वो एक फैशिस्टिक टेंडेंसी बहुत ही मजबूती के साथ जड़ें अपनी अ, फैलाती जा रही। जो 2014 के बाद बड़ा बदलाव आया, वो ये बदलाव आया कि एक फासीवादी सरकार, एक फैशिस्टिक सरकार, एक ऐसी सरकार जैसे हिटलर चुन करके आया था और उसने ऑपोज़िशन को खत्म कर दिया था धीरे-धीरे। ऑपोज़िशन क्या, अपने साथ की पार्टियों को भी खत्म कर दिया था, जो हमें हिंदुस्तान में भी होता दिखाई दे रहा है। ये हमें बहुत मुल्कों में दिखाई दिया है, सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं, बहुत मुल्कों में दिखाई, जहाँ से हमें सबक लेना चाहिए और सबसे ज़्यादा सबक लेना चाहिए अपने पड़ोसी पाकिस्तान के। तो जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान के हालात आज के जो हैं, उनकी जड़ें तो आज़ादी के फ़ौरन बाद मज़बूत होनी शुरू हो गई। आज जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी भुगत रही है, उसका पूरा एक लंबा इतिहास है, उसकी एक लंबी तारीख़ है। यानी वहाँ पर जनरल ज़िया का आना या उससे पहले गवर्नमेंट्स को ख़त्म किया जाना, ये सब कुछ हम
होता हुआ देखते रहे। अब हमें वो चीजें 2014 के बाद से अपने मुल्क में होती हुई दिखाई दे रही हैं, और जिन्हें नहीं दिखाई दे रही हैं वो या तो भक्ति में अंधे हैं और या खुद वो फैशिस्ट हैं। हुँ, इन दोनों में मैं फर्क करता हूं कि वो लोग जो खुद फैशिस्ट हैं, जो ये समझते, चाहते और उम्मीद करते हैं और इसके लिए काम करते हैं कि मुल्क फासीवाद की तरफ बढ़ जाए, यहाँ डंडे का राज हो, यहाँ अल्पसंख्यकों को कत्लेआम किया जाए, यहाँ पर किसी को बोलने की आज़ादी ना हो, यहाँ पर मीडिया को खत्म कर दिया जाए, ऐसे लोग भी हैं। वो भी डेमोक्रेसी में ही पनपते हैं। दूसरे वो हैं जो बह जाते हैं, जो अंधभक्ति में बह जाते हैं, जिन्हें ये भी एहसास नहीं होता कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपने मज़हब का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, अपने धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और साथ में पूरे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, वहीं से मैं फिर से तार उठाता हूँ वापस कि जब अनडेमोक्रेटिक, फैशिस्टिक यानी तानाशाह कोई पार्टी सत्ता पे कब्ज़ा कर लेती है, तब फिर वो बाकी सब कुछ खत्म करने के लिए अग्रसर हो जाती है। और एक बार जब वो सत्ता चख लेती है, तो धीरे-धीरे कदम बढ़ाती जाती है ज़्यादा से ज़्यादा तानाशाही की तरफ। और इस तानाशाही में आज के दौर में उसकी मदद करने के लिए दुनिया की बहुत सारी एजेंसीज़ मौजूद हैं। हम अफ्रीका में देख रहे हैं, हमने लैटिन अमेरिका में देखा, जिसको मैं बार-बार दोहराता रहा हूँ, आपके चैनल पे भी दोहराया है मैंने इस बात को, कि वहाँ पर ऐसी एजेंसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिन एजेंसीज़ से हम इलेक्शन जीत सकें जनता की राय के खिलाफ, हुँ, या जनता की राय ऐसी बनाने की कोशिश करें आखिरी वक्त में इलेक्शन के कि वो बह जाए, और बह करके मतलब बर्तोल्ट ब्रेख्त के हुँ, लफ्जों में कि और कसाई से और भेड़ों ने चरवाहे से नाराज भेड़ों ने कसाई को मौका दे दिया वाले हुँ, स्टेप तक पहुंच हुँ। जाएं। मेरी समझ ये कहती है कि बहुत सारे मुल्क बहुत सारे और मुल्कों में इंटरफेयर करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। मैं अ, उस पर ज़रा बाद में आऊँगा। मैं एक चीज़ और मेरे ज़हन में आई कि देखिए आज़ादी के बाद मुल्क की तक़सीम के बाद भारत और पाकिस्तान 2 अलग-अलग ख़ेमों में रहे। जो वो कोल्ड वॉर वाला ज़माना था जिसमें भारत सोवियत यूनियन के ब्लॉक में और अमेरिका के ब्लॉक में गया पाकिस्तान। वो एक सबके सामने है। तो क्या अमेरिका के मिजाज में, इंपीरियलिज्म के मिजाज में ये है कि वो डेमोक्रेसी को मजबूत ना होने दे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ऐसा हुआ। क्या भारत भी 1991 के बाद जो डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का हुआ, उसके बाद भारत भी अमेरिका के नजदीक चला गया। क्या उसके नतीजे में पाकिस्तान जैसे ही वाकयात भारत में भी होने लगे? क्या अब अगर इसको जोड़ करके देखा जाए कि पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर को कानूनी तरीकों से फंसाया जा रहा है, तकरीबन उसी तरह से राहुल गांधी को भी यहाँ एक तरह से डिस्कार्ड किया जा रहा है। अगर इसको थोड़ा-सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसको किस तरह से आप देखते मैं इसी पर ही आ रहा था। हैं? जी, हम जी। हमको ये देखने की ज़रूरत है कि एक तो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि हिंदुस्तान जो है वो सोवियत ब्लॉक का हिस्सा था। हम हुँ, नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा थे। हुँ, हुँ, हम हमारी दोस्ती ज़्यादा थी सोवियत यूनियन के साथ, इसलिए कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत कर रहा था। हुँ, हमारा पूरा स्टील का स्ट्रक्चर खड़ा करने में, या इसरो को खड़ा करने में, या और एटॉमिक एनर्जी में उन्होंने बहुत मदद की हमारी, हुँ, इन सारे एरियाज़ में। तो वो तो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ हर शहरी को इस प्लैनेट पे जो रह रहा है इंसान, और वो थोड़ा-सा भी समझदार है, उसको सोच लेनी चाहिए कि सिवाय इज़राइल के, हुँ, सिवाय सिर्फ़ अकेला इज़राइल है, जो अमेरिका के करीब गया और जहाँ बहरान नहीं हुआ। हुँ, दुनिया का हर मुल्क जो अमेरिका के करीब गया है आज तक, जो हिस्ट्री बताती है, वहाँ सिर्फ़ बहरान हुआ है, वहाँ सिर्फ़ डेमोक्रेसी
कमजोर हुई है, वहां सिर्फ तानाशाही मजबूत हुई है। ये हम्म, पूरी की पूरी हिस्ट्री है। इसमें पाकिस्तान भी है, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज भी हैं, अफ्रीका के कंट्रीज भी हैं, ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, हमको देखने को मिलते हैं। तो वो बात अलग है। लेकिन आज के दौर में जो आपने कहा, वो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं अब से 40-50 साल पहले के। आज जो सोशल मीडिया है, उससे किसी भी मुल्क में इंटरफियर करना बड़ा आसान हो जाता है। तो एक तरफ तो आप हुकूमतें ऐसी बनाते बिगाड़ते रहें, जो तानाशाही की तरफ ले जाएँ मुल्क को, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ कैंपेन करें लगातार। जैसे पाकिस्तान में हमें दिखाई दिया कि पहले सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया एक गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए। फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर, मैं इमरान खान का कोई फैन नहीं, हम्म, वो भी दूध के धुले नहीं है। लेकिन ये कि उनके ऊपर जानी हमला, खुलेआम, और फिर उसके बाद उनके घर के ऊपर बुलडोज़र तक चलाने की। हम्म, ये बुलडोज़र की सरकार और हमारे यहाँ बुलडोज़र की सरकार में क्या फ़र्क है? हम्म, हमें समझना चाहिए कि जो कोशिश घर गिलाने गिराने की नहीं है, हम्म, कोशिश एक पॉपुलर लीडर को खत्म करने की है। वो अच्छा है या बुरा है हम बाद में डिस्कस कर सकते हम्म, हैं, हम्म, कभी और डिस्कस कर सकते हम्म, हैं। लेकिन एक पॉपुलर लीडर की इमेज को गिराने के लिए दोनों तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ सोशल मीडिया है और दूसरी तरफ ये बुलडोज़र्स हैं। हम्म, और ये बुलडोज़र सिर्फ फिज़िकल बुलडोज़र नहीं है, और बहुत तरह से इन बुलडोज़र्स को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से कल जो कुछ हुआ है, वो मुल्क के लिए बहुत अहम है। राहुल गांधी को ना सिर्फ ये कि 2 साल की जेल, और 2 साल की वो भी मैक्सिमम, हम्म, जो आप सज़ा दे सकते हो उसमें, देश की ऑपोज़िशन के सबसे बड़े लीडर को आप वो सज़ा दे रहे हैं, जो 2 साल की है। वजह 2 साल इसलिए नहीं कि 2 साल की देनी है मुझे, हम्म, बल्कि इसलिए कि 2 साल की अगर दी जाएगी तो उन्हें पार्लियामेंट से निकाला जा सकता है। उनकी हम्म, आवाज़ को खत्म किया जा सकता है। मकसद सिंपल और सीधा था। ये टेस्ट आज़म खां के ऊपर किया जा चुका था, यूपी में। हम्म, यूपी में आज़म खां के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर के, सही थे, गलत थे, लेकिन इतनी ही तेज़ी के साथ कुछ ही घंटों के अंदर उनको विधानसभा से बाहर निकाला गया। वजह क्या थी? यही 2 साल। हम्म, 2 साल का चार्ज लगा दो, 2 साल की सज़ा कर दो, तो मकसद ये है कि दिल्ली, इसका एक और बड़ा साफ और सीधा मकसद दिखाई देता है कि ये क्लीयरेंस और ये पूरी की पूरी साज़िश ऊपर से ही रची गई थी। किसी एक मजिस्ट्रेट की इस मुल्क में शायद ही हिम्मत हो, आज के दौर में, कि वो इस तरह का फैसला सुनाए कि मैक्सिमम उतनी दे सज़ा जितनी उस प्रोविज़न में है। हम्म, किस लिए? एक जुमले के लिए। और जुमला कहाँ? पब्लिक मीटिंग में। हम्म, पब्लिक मीटिंग में एक वेग सा जुमला, यानी मैं अगर बोल रहा हूँ, या राहुल गांधी बोल रहे हैं, या मोदी जी बोल रहे हैं कल को, उनके एक जुमले को लिया जा सकता है। कोई खड़ा होकर के दुनिया के किसी भी कोने में ये कह सकता है कि साहब मेरी मानहानि हो गई इसकी वजह से, और फिर एक मैजिस्ट्रेट 2 साल की सज़ा सुना सकता है। ये सबक है जो हमें तानाशाह सरकार दे रही है। मनीष सिसोदिया को हम अंदर कर सकते हैं। राहुल गांधी पे ईडी भेजी जा सकती है, सीबीआई कर सकते हैं, वगैरह-वगैरह, ये सब चलाते रहेंगे। उसमें कुछ ना मिले, तो मानहानि के मसले को लेकर के आप 2 साल की सज़ा कर दीजिए। ये बहुत खतरनाक है। मैं परसों एक दोस्त को एक उनके रिस्पॉन्स में चिट्ठी लिख रहा था, और मैंने परसों ही ये बात कही थी कि भाई ये जो 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 भक्तों की सरकार है, ये सरकार के ज़माने में सबको मिल कर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम सब एक कश्ती में सवार हैं। और उसकी अगला जुमला जो था मेरा, ये था कि अगर हम एक कश्ती में सवार नहीं होंगे, तो ये ठोक बजा के हमें एक कश्ती में सवार कर देंगे।
हम्म। कल से लगातार हमको ये दिखाई दे रहा है कि एक कश्ती में सवार होने वाले अब वो लोग हैं, यानी 15-16 और ऑपोजिशन की ऐसी पार्टीज थी जो या तो खामोश रहती थी और या फिर कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार नहीं थी। क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ कुछ हो रहा है इसलिए हम नहीं बोलेंगे। आज उन्हें भी बोलना पड़ रहा है। आज न सिर्फ केजरीवाल को बोलना पड़ा, बल्कि ममता बनर्जी को भी बोलना पड़ा। और हमें ये पता है कि अभी अखिलेश यादव किसी तरफ भटक रहे थे, उन्हें भी बोलना पड़ा। क्योंकि ये खतरा बहुत बड़ा है, इसलिए कभी-कभी समझ में नहीं आता, वो पॉलिटिकल मामला होता है कि आप इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। मुल्क को नुकसान होगा, डेमोक्रेसी को नुकसान होगा, ये सोच थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। ठोक बजा कर के कल इन्होंने सबको उसी एक कश्ती में धक्का दे दिया है, जिसे डुबोने की कोशिश की जाती है, जिसको हम ऑपोज़िशन की कश्ती कहते हैं। इस ऑपोज़िशन की कश्ती में अब सब सवार हैं। सवाल हर एक के ज़िंदा रहने का है। सवाल इस डेमोक्रेसी के ज़िंदा रहने का है। और तो मैं ये क्या सब क्या क्या आपको लगता है कि ये अपोजिशन लीडर्स को एक तरह ये लोग डर में एक साथ आए हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि हम पर भी कोई इस किस्म की कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? मुझे एक ये एक ख़्याल यानी कुछ लोगों का कहना ये है कि हो सकता है 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को, अपोज़िशन पार्टियों के लीडर्स को इसी तरह से कोई जेल, कोई कुछ चूँकि आपको याद होगा कि बीजेपी वाले अगर बेल भी मिल जाती है किसी को, ज़ाहिर है अदालत बेल जब देती है तो वो उसका पलड़ा भारी होता है कि उसका तभी बेल देती है। उसके लिए भी वो बाकायदा स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि आपके तो सारे लीडर बेल पे हैं साहब, यानी मुजरिम हैं। ये कहने की कोशिश करती है बीजेपी। तो क्या ये जो अपोजिशन के ज़्यादा पार्टियाँ अब एक साथ नज़र आ रही हैं कांग्रेस के साथ, ये सब खतरे को महसूस करके आ रही हैं? या इत्तेहाद के लिए आ रही हैं, जिसे अपोजिशन का इत्तेहाद कहा जा सकता है? क्या कुछ है? थोड़ा-सा कुछ अगर आप उनकी ज़हनी कैफ़ियत को कुछ बता सकें? मेरे ख़्याल में एक तरफ तो डर है जैसा आप कह रहे हैं। सिर्फ़ यही नहीं कि अ, हमको कल पकड़ लिया जाएगा, हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया जाएगा, हमको निष्कासित कर दिया जाएगा। सिर्फ़ ये डर नहीं, बल्कि इससे बड़ा डर है कि हमारी पार्टी भी बचेगी कि नहीं बचेगी, और ख़ास तौर से इंडिविजुअल बेस्ड जो पार्टीज़ हैं, हुँ, हुँ, वो अगर एक लीडर चला गया, तो हुँ, उसके बाद बिखर जाएँगी। हुँ, ये एक बहुत बड़ा डर है जिसकी वजह से ऑपोज़िशन को साथ आने की ज़रूरत महसूस हो रही है इस वक़्त। देखिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हर डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है ऑपोज़िशन का। क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वो डेमोक्रेटिक ही क्यों ना हो बहुत, हमेशा उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बेड़ी की तरह से काम करता है, कि आप इस सीमा को पार नहीं कर सकते। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को इर्रेलेवेंट करने में लगी हुई है। ये सरकार की कोशिश ये है कि हर सीमा को पार कर ले, और इसमें ऑपोज़िशन का रोल हमेशा, जब बीजेपी ऑपोज़िशन में थी, तो उनका भी रोल यही था कि सरकार को वो सीमाएँ पार ना करने दें। अब जो हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें ऑपोज़िशन पार्टीज़ को एक तरफ तो ये है कि हमारे आपस के जो कॉम्पिटिशन है, कि अगर मैं कांग्रेस को यूपी में स्पेस दे दूँगा तो शायद मुझे नुकसान होगा। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ हमको साफ दिखाई दे रहा है कि मैं बचूँगा ही नहीं, हुँ, अगर मैं साथ नहीं खड़ा होता, कांग्रेस के, सीपीएम के, सीपीआई के, आम हुँ, आदमी पार्टी के, अगर मैं साथ नहीं खड़ा हो रहा हूँ, तो शायद मैं भी कल ना बच पाऊँ। तो ये दोनों के बीच में टकराव है, जो हमें दिखाई दे रहा है। ठोक बजा करके बीजेपी, जैसा मैंने कहा, उस कश्ती में धकेल रही हैं जहां साथ आना मजबूरी बनता जा रहा है। सिर्फ अकेले डर नहीं, हुँ, 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 बल्कि ये कि कल हम बचेंगे, हमारी पार्टी भी बचेगी या नहीं बचेगी। पर्सनली तो जेल चले जाएंगे, हुँ, पर्सनली तो आपको 2 साल की जेल कर दी, अब 2 साल आप अंदर रहिए या लड़ते रहिए उसको।
या हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। पर ये है कि ज़िंदगी का भी खतरा खड़ा हो गया, हुँ, हुँ, अपनी भी, अपनी पार्टी की भी। हुँ, और इसमें ज़ाहिर है कि जो हालात पैदा हुए हैं, उसमें बाहर की ताकतों का जब मुल्क कमज़ोर होता है, तो उनका हस्तक्षेप, उनका इंट्रूजन, वो इस तमाशे के बीच में अपने उस कीचड़ में डोल डालते हैं, हुँ, वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। हुँ, हमको इसीलिए पाकिस्तान में दिखाई दिया है कि सीआईए हो या और एजेंसीज़ हों, वो ये आपको डिक्टेट करने लगती हैं, वो फैसले करने लगती हैं कि आपके मुल्क में क्या होगा। हुँ। ये खतरा कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। जी, हमारी डेमोक्रेसी के लिए जो खतरा है पिछले दिनों फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी कि एक इज़राइली फर्म है जिसने 30 मुल्कों के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया है जी, और 33, वो जी, 33 हैं। जो 33 मुल्क हैं हाँ, और उसमें वो हर तरीका अपनाते हैं। वो कैंपेन में मदद से लेकर के हैकिंग तक और हैकिंग से लेकर के सोशल मीडिया तक हर सतह पर मदद करते हैं। तो ये जो क्या क्रोनी कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है, जो इंपीरियलिज्म के बहुत नज़दीक है, क्या वो अपनी मर्ज़ी की सरकारें अपनी मर्ज़ी के फैसले कराने के लिए बनवाने में इस किस्म से इंटरफियर करती हैं इन कंपनियों के ज़रिए, मुख्तलिफ हुकूमतों के ज़रिए, क्या कुछ है? मैं समझता हूँ आपने इस पर कुछ ज़्यादा गौर किया होगा, आपने पहले भी कुछ इस किस्म की चीज़ें लिखी हैं और बोली हैं। क्या कुछ है? आप कैसे जी, समझते हैं? मैं आपकी मार्फ़त से आपके दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खतरे बहुत बड़े हैं। और खतरे इसलिए बड़े हैं कि जब हम बाहर की कंपनीज़ के हाथ में चीज़ें देना शुरू करते हैं, तो हम 2 कश्तियों में सवार हो जाते हैं। एक तरफ प्राइवेटाइज़ेशन होता है चीज़ों का, जो हमें हिंदुस्तान में होता हुआ थोक से दिखाई दिया इस बीच में 2014 के बाद, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ को अपने रूल्स के बीच में ही काम करना होता है, और वो सरकार को भी बताती हैं कि जो पार्टी है कि भई आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ऐसे में जब इलेक्शन खास तौर से, उसके लिए जब नई कंपनीज़ आ जाती हैं दुनिया में, जो आ गई हैं, जिनका बड़ा सक्सेसफुल कैम्पेन्स रहे हैं लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, जहाँ उन्होंने बनाया और बिगाड़ा है सरकारों को, या अब अफ्रीका में बहुत लार्ज स्केल के ऊपर हो रहा है, जहाँ सरकार बनाई और बिगाड़ी जाती है। ऐसे में जब आप प्राइवेट के हाथ में सौंप देते हैं, तो प्राइवेट कंपनीज़ का एक ही मकसद होता है, अकेला, प्रॉफिट बनाना। उसमें आप देखते हैं कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तरफ तो ये कि वो प्राइवेट कंपनीज़ जो बड़ी होती हैं, उनको अपनी साख का भी ख़्याल होता है। यानी अगर वो जिता नहीं पाएँ, मैंने थोक से दे दिया किसी को ज़िम्मा प्राइवेट कंपनी को कि भई मैं 5,000 करोड़ आपको दे रहा हूँ, आप मुझे इलेक्शन जिता दीजिए। नहीं जिता पाएँगे तो अगली बार फिर वो नहीं, ज़ाहिर है कि मैं उनको रुजू नहीं करूँगा, किसी और को देखूँगा। और दूसरी तरफ ऐसी कंपनीज़ पैदा हो जाती हैं ऐसे हालात में, जो इस नाम के ऊपर के इंटरफियर किया जा सकता है। यानी हम सिर्फ़ कर सकते हैं, इस नाम के ऊपर प्रॉफ़िट कमाती हैं, वो कर पाएँ ना कर पाएँ। हुँ, हुँ, मैं गया, मैंने कन्विंस किया एक लीडर को और कहा कि भई मैं आपको इस इलेक्शन में जिताने के लिए ये करूँगा। उसने मुझे 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 100 करोड़ दे दिया। उसके बाद नहीं जीता, जीता वो जाने, मेरे पास तो आ गए पैसे। हुँ, तो ये दोनों तरह की कंपनीज़ इस वक़्त दुनिया में ऑपरेट कर रही हैं। एक तरफ वो हैं जो बहुत सीरियसली मुल्कों के अंदर इंटरफियर कर रही हैं, जैसा ये रिपोर्ट कह रही है कि 33 कंट्रीज़ में, उसमें हिंदुस्तान का नाम मुझे दिखाई नहीं दिया, पर शायद उसमें हिंदुस्तान का नाम भी हो। ख़ास तौर से वो इज़राइली कंपनी जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर ये जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, वो अभी मुकम्मल भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो चल रहा है मसला। मेरा ये ख़्याल है कि हमने 2 तरह से बहुत बड़ा नुकसान किया है, होता हुआ देखा है इस मुल्क का। एक तरफ तो ये कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऐसी कंपनीज़ को इलेक्शन जीतने के लिए एंगेज करना शुरू कर दिया है, उनकी मदद लेनी शुरू कर दी।
बीजेपी ने इसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली बार पहल की थी 2014 के इलेक्शन के वक्त के ऊपर। आपको याद होगा कि 2014 के इलेक्शन से तकरीबन 9-10 महीने पहले पूरे मुल्क में मोदी के पोस्टर लग चुके थे। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी ऐसी थी जो पूरे मुल्क में लगा रही थी। उस वक्त बीजेपी बहुत कमजोर पार्टी थी, कोई ऐसी मजबूत पार्टी नहीं थी कि हर गांव में एक पोस्टर पहुंच जाए। तो जाहिर है कि वो पोस्टर किसी न किसी कंपनी के द्वारा पहुंचे थे। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि जब ऐसी कंपनीज को हम ठेका दे देते हैं और उनको अपनी साख का भी ख्याल होता है, तो फिर वो हर एक हरबा इस्तेमाल करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी शायद इस्तेमाल भी ना कर पाए क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के अंडर है। हुँ, हुँ, मैंने 500 करोड़ दे दिए किसी कंपनी को कि मुझे इलेक्शन जितवा दो। बड़ा आसान सा हुँ, गणित है इसमें। हुँ, हुँ, अब वो 500 करोड़ जो है मुझे दिखाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को कि मैंने 500 करोड़ दिए। समझ रहे हैं ना बात को? हुँ। जी, जी, अब जी। वो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कहे कि ये आपने 500 करोड़ ज़्यादा खर्चा किए हैं, आपको 300 करोड़ करने थे, तो आपके ऊपर उँगली उठ सकती। लेकिन मैं इस कंपनी से ये वादा कर सकता हूँ कि तुमको मैं 500 करोड़ अभी दे रहा हूँ, इलेक्शन जीत गया तो 500 करोड़ और। ये है सबवर्जन डेमोक्रेसी का। हुँ, एक रूल है, उसको तोड़ने का एक तरीका हमारे सामने आ गया कि मैं इस कंपनी को दूसरी तरह से कंपनसेट कर सकता हूं। मैं इस कंपनी को खुद ना दे करके बल्कि टाटा से कह सकता हूं कि तुम डायरेक्टली दे दो। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी के साथ। उस कंपनी को तो पैसे चाहिए। उसको टाटा से मिल रहे हैं, अंबानी से मिल रहे हैं, अडानी से मिल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? हुँ, तो मैंने इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको पूरी तरह से सबवर्ट कर दिया। ये बहुत कोई कोई समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। जी, जी, बहुत उस आसान है, बहुत। उस उस कंपनी को जो ऐसा कर रही है और जो मार्केट में है ये करने के लिए, उस कंपनी को कत्ल कराना हो इलेक्शन जिताने के लिए तो वो कत्ल कराएगी। उसको लोगों को खरीदना हो तो वो खरीदेगी। उसको कैंपेन्स चलाने हो तो कैंपेन्स करेगी। उसको अगर एक वो फ्लोट करनी हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ सर्वे में निकल कर के आया है कि बीजेपी जीत रही है। मोदी, 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 घर-घर हुँ, मोदी चलाना। हुँ, वो सब कुछ करेगी। वो ये भी करेगी कि आपको एडवाइस करे कि राहुल गांधी को बंद कर दो, हुँ, उससे तुम्हें फ़ायदा होगा। वो ये भी एडवाइस करेगी कि यहाँ पर जाकर के हिंदू-मुसलमान झगड़ा करा दो। और अब मेरा मानना ये है कि वो ये एडवाइस कर रही है कि हिंदू-मुसलमान बहुत हो चुका, अब खालिस्तान का मसला उठा दो। हुँ, मेरा ये मानना है कि अगले आने वाले वक़्तों में जो इनके एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि लगातार अगले 6 महीने तक खालिस्तान का मसला उठते रहना चाहिए। कितना कितना फ़र्क पड़ता है 2-4 लोगों को खरीदने में और पत्थर चलाने में हुँ, दूसरे मुल्कों में? हुँ, जाकर बिल्कुल। के दीवार तोड़ आओ, हुँ, हिंदुस्तान में उसका फ़ायदा होगा। इंडिया में कंसोलिडेशन होगा उस वोट का। एक आदमी है जिसको पकड़ने में सब लगे हुए हैं हुँ, और वो रोज़ खबर बन रही। ये सब कुछ जो हमें सामने होते हुए दिखाई दे रहा है, ये मैं समझता हूँ 2024 की तैयारी है, वरना राहुल गांधी को इस तरह से कल पकड़ के बंद कर देना निकाल देना अ, पार्लियामेंट से, ये नहीं होता। हुँ, मनीष सिसोदिया को बुला करके और जेल कर देना, नहीं हुँ, होता। हुँ, ये सब जो है, ये 2014 की तैयारी है और मैं समझता हूँ 2024। 2024 की तैयारी है और इसमें वो कंपनीज़ शामिल हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो हुँ, एडवाइज़र्स हैं, जी, जी। ये मेरा मानना है। हो ये सकता है ये मैं गलत हूँ, जी, लेकिन ये अगर मैं गलत हूँ तो बहुत अच्छा होगा मुल्क के लिए। लेकिन ये कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्लोट कर दिए, अब आप काज़मी साहब ये इमेजिन कीजिए
कि CIA एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पैदा ही इसलिए किया गया था कि वो इटली के इलेक्शंस को सबवर्ट करे। और उनका पहला प्रोजेक्ट ये था कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में इटालियंस जो अमेरिका में बसे हुए थे, उनसे खत लिखवाए थे और वहाँ के इलेक्शंस को सबवर्ट किया था। खतरा ये था इटली में कि कम्युनिस्टों की सरकार आ जाएगी, उसके खिलाफ खड़ी की गई। वो इस मुल्क में किसी एक सरकार को या दूसरी सरकार को बिठाने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं होंगी? ये तो उनका काम है। वो तो पैदा ही इसलिए किए गए थे। तो वो इज़राइली कंपनी जो होगी, वो क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगी इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा करने में कि उनके मुआफ़िक गवर्नमेंट हो? या ISI क्यों नहीं करेगी? मतलब इज़राइल को तो छोड़ दें, ISI भी यही करेगी भाई, बिल्कुल, बिल्कुल। जो पाकिस्तान की एजेंसी है। और इन लोगों के लिए 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ क्या मतलब मायने रखता है इन्फ्लुएंस करने के लिए? तो मैं अक्सर देखता हूँ जो बीजेपी के खास तौर से भक्तों के जो रिप्लाई आते हैं, ट्रोल आर्मी जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे मुझे दिखाई देते हैं जिनका नाम नहीं होता है हुँ, ट्विटर के ऊपर। वो कुछ ABCD 1 2 3 4 ये बॉट्स हैं। ये ऑटोमैटिकली जवाब दे रहे हैं आपको। मैं ऐसों को जवाब देने में कोई अपना वक़्त बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो तो मैं मशीन को जवाब दे रहा हूँ, उसका तो काम है। ये कौन चला रहा है? ये एविडेंस, इस रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कह रही है कि ये कैंपेन्स वो कंपनीज़ चला रही हैं, जो इस काम में मुलव्विस हैं। हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि आपका वोट, जिसकी बराबरी हमें मिली थी, और ये बात मैं बार-बार कहता हूँ कि हमने बहुत सारी बराबरियों का वादा किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एक बराबरी ज़ाहिर है कि हमें मिल गई थी, और वो वोट की बराबरी। वोट की बराबरी, जिस दिन मैं वोट डालने जा रहा हूँ, प्रेज़िडेंट की भी एक ही वोट है, मेरा भी एक वोट है। मेरे वोट की कीमत कम करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सारी कंपनीज़ उस तरफ ले जा रही हैं डेमोक्रेसी को, जहां मेरा वोट इर्रेलेवेंट हो जाए। 5 किलो अनाज इसलिए दिया जा रहा है कि मेरा वोट इर्रेलेवेंट हो जाए। मुझे नौकरी इसलिए नहीं दी जा रही है इस मुल्क के अंदर नौजवान को कि उसका वोट इर्रेलेवेंट हो जाए। गरीबी भुखमरी इसलिए बढ़ाई जा रही है, और ये कंपनीज़ ज़ाहिर है कि ज़हन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, सोच के ऊपर अटैक करने के लिए बनी हुई कंपनीज़ हैं। ये बहुत खतरनाक है। बहुत-बहुत शुक्रिया गौहर रज़ा साहब, आपने इन कंपनियों की जो जड़ें हैं, जो उनका काम करने का तरीका है, वो आपने बताया, और ये भी बताया कि CIA की शुरुआत इटली में इलेक्शन को सबवर्ट करने के लिए की गई थी। और उसके अलावा भी आपने कई चीज़ें ऐसी बताई कि ये जो प्राइवेटाइज़ेशन है, देखिए प्राइवेटाइज़ेशन का एक ज़माने में ये कहा जाता था कि डिफेंस में प्राइवेटाइज़ेशन नहीं हो सकता, और जो भी सेंसिटिव ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनमें कोई विदेशी का अमल दखल नहीं हो सकता था। छोटी-सी पर्ची में भी अगर कहीं कोई चीज़ मिल जाती थी, तो उस पे खुफिया एजेंट होने का इल्ज़ाम लगता था। ये सारी चीज़ें हमें याद हैं। अब तो पूरी 100 के 100% उन्हीं के हाथ में दे देना, वो कहाँ-कहाँ हमारे सीक्रेट्स बेचती हैं, वो अब ऐसा नहीं लगता कि कोई कुछ भी सीक्रेट रह गया। तो ऐसे हालात में डेमोक्रेसी का कमज़ोर होना, वोट का इर्रेलेवेंट होना, जो बराबरी का एक हक मिला था, वो भी हाथ से निकला जाना, ये एक बहुत ही खतरनाक साइन है, जिस तरफ मुल्क आगे बढ़ रहा है। बहरहाल लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे सियासी पार्टियों को। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई के बाद बज़ाहिर अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो शायद एक साथ आ रही हैं। अगर ये सब एक साथ आएँ मुल्क को बचाने के लिए, तो बेहतर होगा, ऐसा महसूस किया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया गौहर रज़ा साहब, आपने वक़्त दिया, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।